Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Nureen and I am back with a new topic of electromagnetism today, and that is force on a moving charge in a magnetic field. स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एक कंडक्टर के अंदर ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स हमने कैलकुलेट की थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस तरह से उसकी मैग्नेटिक फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे और फिर किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट करती थी। ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इन योर चैप्टर। अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरीके से, उसी रिलेशन से जैसे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर से फोर्स निकाली थी, उसी तरीके से हम किसी मूविंग चार्ज के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक ऐसा चार्ज जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है ना, तो कोई एक सिंगल चार्ज अगर हम उसमें से कंसीडर कर लें और फिर उस पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की हुई है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आज इंशाल्लाह हम ये अपने इस टॉपिक में ये क्लियर करेंगे। अब ये आपका वो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट जो है आपको नज़र आ रहा है वो फ्लो कर रही है टुवर्ड्स राइट, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर आप समझें कि करंट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो अलोंग द जी एक्सिस आपको नज़र आ रही है। द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं, आप आर्बिट्री चार्ज क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो आपको पता है कन्वेंशनल करंट जो है वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस होती है। अब पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई। सो ये जो v है, दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। यानी अगर करंट आई आप अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स भी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा आप सपोज करें कि वो इन वाई डायरेक्शन आप दे रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी इन चार्ज पार्टिकल्स पे वो अलोंग द जी एक्सिस है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। ये देखें फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा रहे हैं कि इस राइट हैंड रूल के मुताबिक हमने पहले भी देखा था कि अगर ये जो 4 फिंगर्स हैं अब आपकी, अगर ये आपकी और इसमें से स्पेशली ये जो मिडिल फिंगर होती है, अगर ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है सो द करंट और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है दिस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन और अलोंग द थंब, और इसके जो आपका जो पाम होगा उससे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस थर्ड डायरेक्शन में आपको नजर आएगी। सो ये आप राइट हैंड रूल से इस तरह के, यानी अगर आप राइट हैंड को इस तरीके से रखें तो आप उससे भी बी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन जो कि वेलोसिटी और करंट की सेम डायरेक्शन है, और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है अगर हम इसको एक्स में ले रहे हैं करंट को और इसको वाई में ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अलोंग द जी एक्सिस आप कंसीडर कर सकते हैं। द मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है ये किसकी वजह से एक्ट कर रही है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो उस पर एक्ट नहीं करती। सो दिस ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हर चार्ज पार्टिकल पे, ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल विद इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट हो रही है, और वो जो फोर्स है वो उसकी मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन एवरी, हम एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर पहले हम टोटल चार्जेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना, फिर वहां से हम सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स की रिलेशन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे A current carrying conductor when placed in a magnetic field। इस तरह के जो सर्टन टॉपिक्स होते हैं ना उनमें कोई डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब आप इसमें कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब आप उसको प्लेस करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट फोर्स इज कौन सी फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। द करंट थ्रू द कंडक्टर इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस, और आपको पता है जो करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टर से वो मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से कर रही है। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन दीज मूविंग चार्जेस ड्यू टू विच द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है इन मूविंग चार्जेस के ऊपर जो उसको पीछे की तरफ
खींच रही है, और वो फोर्स जो है उसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ड्यू टू विच द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और जिसकी वजह से कंडक्टर जो है कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को आप मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। अब ये तो इसका था इंट्रोडक्शन, जहाँ से लेके अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कंडक्टर हो जिसमें से करंट फ्लो ना कर रही हो और उस पर आप मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, फिर उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई होनी चाहिए, और इन दोनों की मौजूदगी में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, एक मैग्नेटिक फोर्स हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी, और जो कि उन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन को रिड्यूस कर देगी ना। यानी वो ऐसे जा रहे थे वेलोसिटी v के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो थोड़ा सा अब रुक रुक के चलेंगे, क्यों? क्योंकि उसको पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो ये हमने अब आज कैलकुलेट करनी है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, जो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब आ जाए उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने आपको कहा, ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब आप आ जाए एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन साथ साथ चलेंगी, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम को। कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द डायग्राम, यानी आप ये सिचुएशन कंसीडर किए वेयर वी सी अ पोर्शन ऑफ द वायर दैट इज कैरिंग अ करंट। आप एक कंडक्टर ले सकते हैं या जिसको एक कंडक्टिंग वायर ले सकते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। सपोज दैट देयर आर n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो स्मॉल n है, दीज आर द नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स विद इन दिस कंडक्टर आर n। एन हमेशा क्या होता है? टोटल कैपिटल एन, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एन, जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं विद इन दिस कंडक्टर। सो कैपिटल एन शुड बी द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विद इन द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अंदर या कंडक्टिंग वायर के अंदर कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इस कंडक्टर के अंदर। अब स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जिनको आप कैपिटल एन लिख रहे हैं, अगर आप उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम से तो आपके पास स्मॉल एन, जैसे हमने कल स्मॉल एन को डिफाइन किया था कि ये नंबर ऑफ वो थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ हमने सोलिनॉइड के लिए इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को शो करें। और इस कंडक्टर का आपको नजर आ रहा है कि ये साइड पे इसका ए जो है वो इसके एरिया को शो कर रहा है, और L जो है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A जो है इट इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द लेंथ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ? दिस इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का एक तो V आपने कैपिटल रखना है, आपने इसको स्पीड के V के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो V जो है ये कैपिटल V, दिस इज फॉर द वॉल्यूम, एंड ये जो कैपिटल V है वॉल्यूम का, दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ। सो आप V की जगह एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ AL लिख सकते हैं। सो यहाँ से N यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विद इन अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम की वैल्यू को यानी एरिया इंटू लेंथ को अगर आप सेकंड साइड पर ले जाएं स्मॉल n के साथ, तो स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय AL, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल रिप्रेजेंट द टोटल n। टोटल n क्या चीज़ है? आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विद इन द कंडक्टर। तो ये टोटल नंबर आ जाएगा आपके पास चार्ज पार्टिकल्स का विद इन द कंडक्टर विच इज कैपिटल N विच इज इक्वल टू NaL। आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया होगा। ये सारी बातें अब हमने इसमें द वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट इज AL बिकॉज ऑफ देयर आर n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। द नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द सेगमेंट इज NaL, ये जो हमने कैलकुलेट किया है। इफ द चार्ज ऑन द करंट चार्ज कैरियर इज Q, ईच ऑफ इट एज इट क्रॉसेज द एंड एरिया इट विल ट्रांसपोर्ट द चार्ज Q थ्रू इट। तो आपको नजर आ रहा है कि चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो है वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, और जो स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स टू बी V, स्मॉल v लेंगे आप, स्पीड का V हमेशा स्मॉल रखते हैं, वॉल्यूम का V जो है वो कैपिटल होता है। द चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एंटरिंग टू द लेफ्ट फेस, जहाँ लेफ्ट साइड से एंटर हो रहे हैं ऑफ द सेगमेंट टेक्स द टाइम, और कहाँ पहुंच रहे हैं? टूवर्ड्स राइट, टू ईच राइट फेस। हर चार्ज कैरियर जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रहा है। अब टाइम आप कैसे निकालते हैं? आपने ये इक्वेशन यूज करनी है बाय यूजिंग द इक्वेशन S इज इक्वल टू VT, वेयर S इज द डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा, एंड V इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, एंड T की जगह अगर आप स्मॉल टाइम की बात करें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं ना लेते चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, स्मॉल टाइम होता है, तो स्मॉल टाइम को आप किससे शो कर सकते हैं? डेल्टा T से। सो बाय यूजिंग द इक्वेशन S इज इक्वल टू VT, यू कैन कैलकुलेट T इज इक्वल टू S ओवर V।
ये V उधर जाके डिवाइड, तो S की जगह अब आप क्या लगाएंगे, L, कैपिटल L विच इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और V की जगह V ही है विच इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विद इन द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से डेल्टा T इज इक्वल टू L ओवर V, ये चीज़ आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया S इज इक्वल टू VT को to reach the right phase. During this time, all the charge carriers originally in the segment, namely NaL, अब ये जो टोटल सेगमेंट आपका बन गया है NaL है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं ना। NaL क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं। विल एग्जिट थ्रू द राइट हैंड फेस, तो राइट साइड से वो एग्जिट करेंगे, एंटर कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से एग्जिट का मतलब है राइट साइड से निकलेंगे। एज ईच चार्ज कैरियर्स हैज द चार्ज Q, देन द चार्ज डेल्टा Q दैट एग्जिस्ट थ्रू द एंड एरिया इन द टाइम, ये आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा T इज इक्वल टू L ओवर V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इस टाइम की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लें, तो टोटल चार्ज आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका नेट चार्ज है डेल्टा Q, चार्ज कैपिटल Q कर दिया ना, तो टोटल चार्ज जो है डेल्टा Q वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यानी कैपिटल N, और कैपिटल N की वैल्यू आपने क्या निकाली है, NaL, तो NaL मल्टीप्लाई बाय Q, वेयर स्मॉल q जो है वो सिंगल चार्ज को शो कर रहा है। तो अगर आपने टोटल चार्ज इस कंडक्टर के अंदर निकालना है, तो टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ सिंगल चार्ज यानी चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। तो डेल्टा Q शुड बी इक्वल टू NQ, और N की जगह टोटल चार्ज है ना, तो N की जगह उसकी वैल्यू आप लगा रहे हैं NaL, स्मॉल NaL, तो टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू number of charge particles multiply by charge of one particle. So this is equation number 2। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज भी आपने निकाल लिया कंडक्टर के अंदर, और कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द इक्वेशन S इज इक्वल टू VT। अब आप करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो करंट की क्या इक्वेशन आप लिखते हैं, व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। अब आप किस तरह से निकालेंगे, I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई T, डेल्टा Q की वैल्यू जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली है NaLQ, ये डालेंगे, और डेल्टा T जो स्मॉल टाइम आपने निकाला है जिसमें चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो कितना है L ओवर V, उसकी वैल्यू आप डालेंगे। अब L जो है वो ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और V जो है, जो आपको पता है ना डिनोमिनेटर के नीचे अगर डिनोमिनेटर हो तो वो मैथ्स का रूल है कि वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर के नीचे V है, ये V ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर के ओवर डिनोमिनेटर, तो ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में। सो दिस इज NaQV, सो I शुड बी इक्वल टू NaQV। ये अब आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। आपने टाइम निकाला, आपने टोटल चार्ज निकाला, और उसके बाद आपने उसकी करंट जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब आपने याद होगा, आपने ये फार्मूला हमने पढ़ा था, विच इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। FL इज इक्वल, FL अब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके ना, कि सिंगल चार्ज की फोर्स F होगी, और जो आपकी कंडक्टर जिसकी लेंथ L थी उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रही थी, वो ये फार्मूला था जो आपने पढ़ा था, विच इज इन दिस चैप्टर अर्लियर, विच इज I इंटू L क्रॉस B, वेयर L वॉज द वेक्टर लेंथ एंड B जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप बोलते थे, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं जिसको, ये आपने पढ़ा था। दिस इज B, तो B भी वेक्टर था, L जो है वो भी वेक्टर लेंथ थी। ये फार्मूला आपने अभी पढ़ा था, जिसमें आपने पूरे कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, वो कैलकुलेट की थी, और क्रॉस प्रोडक्ट था L और B के बीच में, बिकॉज एंगल जो था वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल था ना, जिसको हम ओपन करते थे तो साइन थीटा आ जाता था। यहाँ से इसी फोर्स के फार्मूले से अब हमने फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल विद इन अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर जो है आपका उस पूरे की लेंथ L है ना, तो पूरे कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है विद इन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसकी वजह से, हर चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रही है उस कंडक्टर पे, वो एक एक पार्टिकल की जो फोर्स है वो मिलकर होल कंडक्टर के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कराती है, ठीक है। तो पूरे कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, उस कंडक्टर के अंदर मौजूद ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो एक स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अगर आप उसका कंबाइंड इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो पूरे होल कंडक्टर के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कराता है। तो हम उस फार्मूले को यूज करके सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इस कंडक्टर के अंदर है वो फोर्स निकाल रहे हैं ना, और वो कर सकते हैं हम। अब इसको जरा ओपन करें तो ये आ जाएगा FL इज इक्वल टू I की वैल्यू अभी आपने निकाली है NaQV, और साथ क्या आ रहा है L क्रॉस B, ठीक है। तो I की जगह अब आप रख सकते हैं NaQV और L क्रॉस B। इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को ये देखें यहाँ से, अच्छा अब ये देखें
इस वक्त जो क्रॉस प्रोडक्ट है एल और बी का है, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी का, हम इसको v जो इधर स्पीड है इसको हमने अब वेलोसिटी बनाना है। आपको पता है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम इस स्पीड को वेक्टर किस तरह बना सकते हैं, यानी वेलोसिटी कैसे बनाएंगे हम इसकी इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे। v और l के दरमियान में आपको पता है ना हर वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो हम इस स्केलर को वेक्टर और ये जो आपकी वेक्टर लेंथ है इसको स्केलर लेंथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में लेंथ जो है वो स्केलर ही होती है। तो हम अपनी वेक्टर लेंथ को स्केलर लेंथ बनाएंगे, जबकि आपकी स्केलर जो स्पीड है इस वक्त इसको हम वेक्टर बनाएंगे विच इज़ वेलोसिटी। वो कैसे बनाएंगे वो हम इधर देखते हैं। ये देखें, it can be seen that the direction of the segment L is the same as the direction of the velocity। आप ये देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी v है। ठीक है, सो वेलोसिटी v ऑफ द कंडक्टर और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो दोनों इन द सेम डायरेक्शन है। लेंथ भी इस तरफ जा रही है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, वेलोसिटी भी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेंथ भी लेफ्ट से राइट की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से ही होती है ना, जब हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना चाहते हैं तो किससे उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर से। तो L unit vector is a unit vector along the direction of the segment L and V unit vector a unit vector along the velocity V। तो इसका मतलब है आप इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है इसका मतलब है इनके यूनिट वेक्टर्स भी सेम है, यानी L कैप इज इक्वल टू V कैप। यूनिट वेक्टर्स को कैप साइन से शो करते हैं ना। अगर हमने कहा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर की भी वही डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स भी सेम है। सो आप क्या करेंगे, ये जो आपका V है, V स्केलर है इस वक्त और L जो है उसका क्या है, वेक्टर है। तो V स्केलर और L वेक्टर, L को ओपन करें। L को ओपन कैसे करते हैं, L एक वेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड L और उसका यूनिट वेक्टर L। तो यूनिट वेक्टर L इंटू मैग्नीट्यूड L। अब यूनिट वेक्टर L हम कह रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यूनिट वेक्टर L जो है वो इक्वल होगा यूनिट वेक्टर V के। तो मैं इस L यूनिट वेक्टर की जगह यानी L कैप की जगह V कैप जो है वो भी इसमें पुट कर दूंगी, यानी L कैप की जगह अब आप क्या लगा रहे हैं इधर, V कैप। ठीक है, तो यहाँ से v इंटू वी कैप और साथ मैग्नीट्यूड L, दिस इज इक्वल टू, अब v कैप मिलके क्या बनाते हैं, वेक्टर v विच इज़ वेलोसिटी एंड साथ स्केलर लेंथ हो गई। अब हमने v को वेक्टर बना के वेलोसिटी बना लिया और जो लेंथ था आपकी, जो पहले वेक्टर लेंथ थी उसको आपने स्केलर लेंथ बना लिया। ये काम अब आपने करना था। ये काम करके अब हम इस इक्वेशन में जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी ये L क्रॉस B वाली, इधर अब आप V को वेक्टर करके क्रॉस B के साथ ले आएंगे और L को स्केलर करके इसके साथ Q के साथ कर देंगे इस तरह से। ये देखें NAQ और V वेक्टर हो गया, L स्केलर हो गया, L स्केलर होके बाहर आ जाएगा, NALQ और साथ V क्रॉस B बन गया ये। ठीक है, क्योंकि V अब वेक्टर हो गया ना, तो अब V और B के दरमियान में जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल है। ठीक है, क्रॉस अब V और B के बीच में हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में होता है ना। अब V वेक्टर है, V और B का क्रॉस हो गया और L जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से। अब यहाँ पर ये जो NaL है, व्हाट इज दिस, आपने शुरू में पढ़ा था कि NaL जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को शो करता है, चार्ज कैरियर्स को शो करता है। Al जो है इसमें वो वॉल्यूम है और N जब लग जाता है Al के साथ तो फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेगमेंट L को वो शो करता है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सिंगल चार्ज, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे कंडक्टर से सिंगल पार्टिकल की फोर्स आप निकाल लें तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं कि आप इस लेंथ जो आपने फोर्स ऑन द, ये जो रिलेशन निकाला है ऑन द होल कंडक्टर, अभी भी ये जो रिलेशन है ये फोर्स है ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स की रिलेशन आ रही है पूरे कंडक्टर के ऊपर। अगर आप इसको डिवाइड कर दें इसके टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से, क्योंकि हमने सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है ना, यानी NaL से डिवाइड कर दें तो नीचे वाला NaL ऊपर वाले NaL से कैंसिल हो जाएगा जब आप ये वैल्यू डालेंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल विद इन अ कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक
जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो ये है Q इंटू वी क्रॉस बी। और ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ये आपका यहाँ तक आपने आगे ये भी आप लिख सकते हैं, इट हैज़ बिन डिराइव्ड विद रेफरेंस टू द चार्ज कैरियर मूविंग इन अ कंडक्टर बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पैरामीटर ऑफ द कंडक्टर, इज क्वाइट जनरल एंड इट होल्ड्स फॉर एनी चार्ज कैरियर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो आपने रिलेशन निकाला है ना, ये Q चार्ज के लिए। अब ये Q चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो Q जो चार्ज पार्टिकल है वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ तक तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन की। अब आ जाए इसके रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। वो अब आपने इसके अंदर निकालना है कि इस पूरे टॉपिक का अब जो रिजल्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय पुटिंग q इज इक्वल टू माइनस c। यानी ये जो आपकी जर्नल रिलेशन आई है, अब आप रिजल्ट में इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन के लिए और एक दफ़ा प्रोटॉन के लिए। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो आप इस q की जगह जब माइनस c पुट करेंगे अपनी रिलेशन में तो आपके पास द फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। सिमिलरली अगर इन केस ऑफ प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहते हैं तो यू कैन पुट Q इज इक्वल टू प्लस ई जो है वो आप पुट कर सकते हैं अपनी जनरल रिलेशन में, और यहाँ से F इज इक्वल टू प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी जो है वो आ जाएगा। Note that this is the case of proton or the positive charge that the direction of the force is given by the direction of the vector v cross b, that is rotate v to coincide with b through the smaller angle of rotation and curl the fingers of right hand in the direction of rotation। यानी वो ये कह रहे हैं आपको कि अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, इन दोनों में फ़र्क होगा उसकी रोटेशन का, इसकी डायरेक्शन का। जब आप रोटेट करेंगे अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो किस तरह से थ्रू अ स्मॉलर एंगल आपने अपने कंडक्टर को जो है वो रोटेट कराना है थ्रू स्मॉलर एंगल विद इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ पोल से आपको पता है ना ऑफ द मैग्नेट ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पर एंड करती है। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर को रोटेट कराएंगे थ्रू अ स्मॉलर एंगल, तो उससे होता क्या है कि जो रोटेशन की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स आ जाएंगी और जो थंब है वो आपको पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अगर तो आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आपका थंब जो है वो अपवर्ड होगा, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में थंब जो है वो आपका डाउनवर्ड होगा। ये बात वो आपको यहाँ पे रिजल्ट में आपने बतानी है। यानी द प्रोटॉन एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डॉटेड लाइन, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड गिवन बाय द वेक्टर v क्रॉस b। एज अ रिजल्ट दिस फोर्स द प्रोटॉन इज डिफ्लेक्टेड अपवर्ड। तो जब आप राइट हैंड रूल से इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे तो प्रोटॉन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड आएगी, थंब अपवर्ड होगा। वेयर एज जब आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को देखेंगे तो जब राइट हैंड से तो उसका थंब जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से दोनों की डायरेक्शंस में फ़र्क होगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों फोर्सेस का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के लिए आप मैग्नीट्यूड निकालें उसका, चाहे प्रोटॉन के लिए उसकी मैग्नेटिक फोर्स निकालें। मैग्नीट्यूड शुड बी द सेम बट उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट होंगी। और the direction of the force on moving negative charge यानी जो इलेक्ट्रॉन है will be opposite to that of the positive charge. Due to this force the electron is deflected in the downward direction as it enters into the magnetic field. तो ये बात वो आपको इधर समझा रहे हैं। The magnetic force F is the perpendicular to both the magnetic field B and the velocity V and causes the particle's trajectory, यानी पार्टिकल को क्या जो रास्ता है उसको मोड़ देगा। ये आप देख सकते हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो एकदम से ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है तो इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे हो गई है, अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी बजाय अगर नेगेटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता तो उसकी डायरेक्शन ऐसे करके डाउनवर्ड हो जाती विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री को यानी उसके रास्ते को मोड़ देती है ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये उसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देगी, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपने इसके सारा कुछ इसके रिजल्ट में लिखना है। इट मे बी नोटेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज कैरियर इज क्यू वी बी साइन थीटा। जब आप उसके क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो आपके पास आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी था ना, ये मैग्नेटिक फोर्स अब आई है सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जब आप इसके क्रॉस को खोलेंगे वी क्रॉस बी को तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी और बी वेलोसिटी के दरमियान में और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में थीटा एंगल होगा। आप इससे मैक्सिमम भी एंगल अब बताएं, जब साइन थीटा आता है
तो साइन थीटा का मैक्सिमम होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब थीटा 90 हो। इट मीन्स जब थीटा 90 होगा, साइन 91 होगा, तो उस वक्त आपकी मैग्नेटिक फोर्स शुड बी मैक्सिमम एंड व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स शुड बी मिनिमम इफ थीटा इज जीरो। थीटा जीरो कब होगा? अगर वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b जो है वो इन द सेम डायरेक्शन हो जाए, यानी पैरेलल टू ईच अदर हो जाए, उस वक्त थीटा जीरो होगा। और आपको पता है साइन जीरो जो होता है वो मिनिमम आंसर देता है, यानी जीरो आंसर देता है। उस वक्त जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी ऑन द चार्ज पार्टिकल वो जीरो होगी, चाहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट भी करती हो, ये दोनों टर्म्स मौजूद भी होंगी, वेलोसिटी भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अगर उनके दरमियान में एंगल जो है वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो फिर उनके अगर एंगल जीरो होगा तो उस वक्त जो उसकी मैग्नेटिक फोर्स होगी, कोई फोर्स उस पर एग्जर्ट नहीं करेगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी अगर थीटा जीरो का। इफ अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एक्सपीरियंसेस देन नो फोर्स, तो तब उस वक्त कोई फोर्स उस पर एग्जर्ट नहीं करेगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो भी कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं करेगी उसके ऊपर। तो ये था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। पहले हमने फोर्स ऑन अ होल कंडक्टर पढ़ा था, उस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे उनकी मदद से हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करी है वो कैलकुलेट की, और उसके बाद हमने उसके रिजल्ट में उसे फॉर इलेक्ट्रॉन और फॉर प्रोटॉन देखा, और देखा कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम आते हैं, सिर्फ फर्क किस चीज़ में आता है? उसकी डायरेक्शन में। अगर प्रोटॉन है तो उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अपवर्ड डायरेक्शन होती है अलोंग द थंब, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में बस फर्क आया था। और कब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है? व्हेन इट शुड बी मैक्सिमम एंड व्हेन इट शुड बी मिनिमम। व्हेन थीटा इज 90 इट गिव्स यू अ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एंड व्हेन थीटा इज जीरो इट गिव्स यू द जीरो और नील, यानी आप कोई नो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस वक्त एग्जर्ट, उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी। आई होप आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को अगर अब आपने अभी तक प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर लें, ताकि आपको रोज़ के जो लेक्चर हैं वो डेली बेसिस पर मिल सकें, उनके नोटिफिकेशन मिल सकें आपको। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।